हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका सिलेबस भी आ चुका है, और क्योंकि उसके सिलेबस में सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो भारत का सामान्य अध्ययन, यानी कि 35 क्वेश्चन भारत के सामान्य अध्ययन के आने हैं। और क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, यानी कि 35 से 105 नंबर, यानी सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन हमारा भारत का सामान्य अध्ययन है। तो दोस्तों, उसी को देखते हुए हमने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क 1000 से भी ज़्यादा प्रश्नों का सीरीज़ लाने के लिए आए हैं आपके पास। ठीक है दोस्तों, तो हमने चालू किया है भारत के सामान्य अध्ययन से, और उसमें भी भारत के इतिहास का, प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन आज लेके आए हैं। दोस्तों, ये पहला वीडियो है मेरा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे और इसी तरह यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, ये मेरा शुरुआत है, तो आपको जैसा भी लगे नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे नए नए वीडियोस लाने के लिए। ओके दोस्तों, हम आपके लिए पूरे 1000 से भी अधिक क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आएंगे। तो दोस्तों, चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये मैंने लिया भारत के प्राचीन इतिहास से। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन आगे और ऐसे लाते रहेंगे। पहला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं? पुरावशेष, साहित्य, संस्कृति, ये सभी। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं वो सभी आएंगे, ये सभी, क्योंकि पुरावशेष आप जानते ही है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिला हुआ अवशेष है, उससे हमने जाना भारत के इतिहास के बारे में। साहित्यिक ग्रंथ जितने भी है, चाहे वो चीनी या ह्वेनसांग द्वारा रचना किया गया हो, चाहे वो कालिदास के द्वारा रचना किया गया, उनके साहित्य के माध्यम से भी हमने हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जाना। लोक संस्कृति दोस्तों जानते ही आप, जैसे कि सिंधु घाटी की संस्कृति हो गई है ना, मौर्य काल की संस्कृति, तो ये सब संस्कृति से भी हमने भारतीय के इतिहास के बारे में जाना, यानी कि तीनों भारत के इतिहास के स्रोत हैं। दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत दिख रहा है, लेकिन इसको आने वाले वीडियो में जल्दी सुधार लिया जाएगा। तो बस ये एक ही 2 वीडियो का रहेगा, उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? लिपि पूछ रहे। लिपि यानी जो उसमें लिखा गया था वो किस लिपि में थी? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्ठी या चित्रात्मक? तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। चित्रात्मक कहे जाने का मतलब कि उन्होंने चित्रों के माध्यम से, जैसे त्रिभुज, आयत, ऐसा ऐसा कुछ चित्र बना के उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो दोस्तों, ये सिंधु घाटी की सभ्यता इस टाइप का कुछ ऐसा चित्रात्मक लिपि था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में तांबे का रथ। हड़प्पा काल में तांबे का रथ कहाँ से पाया गया? तांबे का रथ जो है दोस्तों, ये दायमाबाद से पाया गया। दायमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र रीजन में। भारत के जो अगर नक्शा देखा जाए तो भारत के महाराष्ट्र रीजन में तांबे का रथ पाया गया दायमाबाद से। ठीक है दोस्तों। राखीगढ़ी ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। राखीगढ़ी है हरियाणा में, लोथल है गुजरात में, और कालीबंगा राजस्थान में। ठीक है दोस्तों। बाकी आगे और डिटेल से जैसे जैसे वीडियो लाते जाएंगे, सारे क्वेश्चन को डिटेल से एनालिसिस करते जाएंगे। हम सिर्फ आंसर को ही नहीं, बल्कि उसके बाकी ऑप्शंस को भी एनालिसिस करेंगे कि उनसे और कैसे किस तरह के क्वेश्चन बने जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए मांडा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी अतरंजी खेड़ा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अतरंजी खेड़ा ही इसका आंसर है, क्योंकि अतरंजी खेड़ा से लोहे के प्रथम साक्ष्य मिले थे, और ये आपका हड़प्पा से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हड़प्पा जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के किसी एग्जाम में आया था, CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में उसने खुद बना के दिया था कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, ऐसा करके। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, और अतरंजी खेड़ा जो है वो किससे संबंधित है? वो लोहे के साक्ष्य मिलने से, तो हड़प्पा में तो आएगा नहीं है। ठीक है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे? तो दोस्तों, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे, जो हड़प्पा सभ्यता का लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे। मैंने बताया भी लोथल कहाँ था, गुजरात में।
छठवां क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं? ऋग्वेद में दोस्तों 1028 सूक्तियाँ हैं। दोस्तों आप लोग को वीडियो को जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा कि आपको क्या उसका आंसर मालूम है या नहीं। इससे क्या है कि आपका भी सेल्फ एनालिसिस होते रहेगा, कि उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके आंसर देख लिया कीजिए। ठीक है दोस्तों, इससे क्या आपको एक टेस्ट सीरीज़ टाइप का दिलाने का भी मौका मिल जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ये जानते ही होंगे दोस्तों, ऋग्वेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार के एसआई में आने के बहुत चांसेस है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? गोलाकार, वर्गाकार, षटकोणाकार या त्रिभुजाकार? ठीक है दोस्तों, कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? गोल, वर्गाकार, षटकोणाकार, त्रिभुजाकार? तो दोस्तों हमने देखा है, पढ़ा भी होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, अगर भारत के नक्शे में देखा जाए तो वो भारत के नक्शे में यहाँ पे यहाँ जम्मू कश्मीर, इधर पूरा राजस्थान और जो आधुनिक पाकिस्तान है वो, और गुजरात, यहाँ क्या महाराष्ट्र, मतलब ये जम्मू कश्मीर में भी पाया गया, जम्मू कश्मीर के मांडवा ज़िले में, मांडवा जगह पे, और पूरा पाकिस्तान को, गुजरात को कवर करता है। और ये महाराष्ट्र में दैमाबाद, अभी पढ़ा है ये तीसरे नंबर के क्वेश्चन में, दैमाबाद। और ये उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से भी मिला है। तो ये कहाँ मतलब इसको अगर कहा जाए तो ये लगभग ऐसा त्रिकोण आकार का बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था अगर पूछा जाए तो वो लगभग त्रिकोण आकार का आपका बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, की गायत्री मंत्र के ये रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र के रचयिता, गायत्री मंत्र के आपके रचयिता हो जाएंगे गुरु विश्वामित्र, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, तमसो माँ ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से? तो ये दोस्तों ये हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद होगा क्या, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद या बृहन्यक उपनिषद? ये बृहदारण्यक उपनिषद है। ये बीच में गलती से स्पेस आ गया, ये कुछ बाय मिस्टेक के कारण होगा, इसको अगली वीडियो में सुधार दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आप, तमसो माँ ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों ये इसका आंसर है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में एक क्वेश्चन आता है कि श्री कृष्ण के बारे में पहली बार किस उपनिषद में बताया गया? छांदोग्य उपनिषद आता है। कठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता का संवाद है, यानी यमराज जी और नचिकेता एक ब्राह्मण पुत्र थे, उनका संवाद का वर्णन है। तीसरा सी मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से आपको मालूम होगा सत्यमेव जयते वाला शब्द जो लिया गया है वो उसी से लिया गया, सत्यमेव जयते का। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो क्वेश्चन था तमसो माँ ज्योतिर्गमय में, उसका आंसर हो जाएगा डी। 11वां, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप बताइए तो इसका आंसर जरा क्या होगा, सोचिए जरा इसका आंसर क्या होगा। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? क्या वो देवनागरी होगा, ब्राह्मी होगा, पाली होगा या खरष्ठी होगा? दोस्तों क्योंकि ऋग्वेद जो है वो ब्राह्मणों द्वारा रचना किया गया है, ब्राह्मणों द्वारा रचना किया गया है, इसलिए दोस्तों उसकी जो रचना होगी वो ब्राह्मी लिपि होगी। ठीक है, ऋग्वेद की रचना ब्राह्मणों द्वारा किया गया, इसलिए उसकी रचना ब्राह्मी लिपि होगी। इसमें अगर बाकी ऑप्शन को देखा जाए दोस्तों तो देवनागरी जो लिपि है वो आधुनिक, जो हिंदी लिखा जाता है उसका आधुनिक भाषा की लिपि है देवनागरी। पाली भाषा बौद्धों की भाषा, पाली भाषा। ठीक है, खरोष्ठी, ये खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखा जाने वाला लिपि है दोस्तों। हमने जनरल पढ़ा है बाएं से, हम अभी भी जो लिखते हैं वो इधर से लिखना चालू करते हैं, लेकिन जो खरोष्ठी लिपि है वो दाएं से बाएं। 12वां क्वेश्चन, त्रिपिटक निम्न में से किस धर्म से संबंधित था? दोस्तों त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक वो किस धर्म से संबंधित था? तो वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म में दोस्तों एक आता है कि सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, 3 प्रकार के त्रिपिटक पाए गए हैं किसमें? बौद्ध धर्म में। ठीक है दोस्तों, अगर बात किया जाए सुत्त पिटक की, तो सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों के बारे में बात किया गया है, बुद्ध के उपदेशों के बारे में बात किया गया है। ठीक है दोस्तों, सुत्त पिटक। और उसके बाद आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के वचनों का मतलब को अर्थ बताया गया है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध ने जो उपदेश दिए उनका अर्थ बताया गया है।
और तीसरा जो आता है वो विनय पिटक। विनय पिटक में बुद्ध धर्म में चलने वाले नियमों के बारे में बताया गया है विनय पिटक में। ठीक है दोस्तों। 13वां क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं आपके पार्श्वनाथ जी। ठीक है। महावीर स्वामी पहले तीर्थंकर, महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर। ऋषभ देव जी हैं, वो थे आपके जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। ठीक है। क्या बताया मैंने? महावीर स्वामी 24वें, ऋषभ देव पहले, पार्श्वनाथ जो आपके क्वेश्चन पूछे 23वें, और ये जो भद्रबाहु है वो जब जैन धर्म दो भागों में अलग हो जाता है तो इन्होंने अपना दिगंबर जैन धर्म का ब्रांच बनाया था। ठीक दोस्तों। 13वां के बाद आते हैं हम 14वें नंबर में। सम्राट अशोक का रुम्मीदेई अभिलेख संबंधित है। सम्राट अशोक का जो रुम्मीदेई अभिलेख है वो किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर की, सम्राट अशोक का रुम्मीदेई अभिलेख किससे संबंधित है? तो सम्राट अशोक ने अपना रुम्मीदेई अभिलेख कहाँ पे बनवाया था? बुद्ध के जन्म स्थान से, इसलिए बुद्ध के जन्म से संबंधित है सम्राट अशोक का रुम्मीदेई अभिलेख। 14 के बाद आते हैं 15 नंबर में। निम्न में से विंसेंट स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा है? निम्न में से विंसेंट स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा है? चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसको कहा है? समुद्रगुप्त को। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाले एक बात और है कि हो सकता है एग्जामिनर आपको इसी ऑप्शन से क्वेश्चन बना दे कि भारत का समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा है? तो समुद्रगुप्त को किसने कहा है भारत का नेपोलियन? विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर की, वातापी दक्षिण भारत की किस वंश की राजधानी थी? वातापी दक्षिण भारत की किस वंश की राजधानी थी? दोस्तों आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर चेक भी कर सकते हो कि आपको क्या आता है नहीं आता, ऐसा करके। ठीक, इससे आपका एक टेस्ट सीरीज टाइप का भी हो जाएगा ये चीज़। तो 16वां नंबर की, वातापी दक्षिण भारत की किस वंश की राजधानी थी? चोल, चेर, चालुक्य, पांड्य। दोस्तों इसका आंसर है चालुक्य वंश। ठीक है दोस्तों, चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय, क्या बोला? चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने उन राजा संस्थापक थे, चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय थे जिन्होंने वातापी अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। ठीक है दोस्तों, नरसिंहवर्मन, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। अगर आपको पूछ दे कांची का कैलाश मंदिर किसने बनाया, जो कांचीपुरम आपने सुना होगा, कांची का कैलाश मंदिर बोलेगा तो वो आएगा नरसिंहवर्मन प्रथम। ये थे आपके पल्लव वंश के थे। ठीक है दोस्तों, पल्लव वंश। 18वां क्वेश्चन, अशोक के कौन से शिलालेख जिसमें उनका नाम अशोक ही बताया गया है? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 18वां, अशोक के कौन से शिलालेख में जिसमें उनका नाम अशोक ही बताया गया है? तो है मास्की एवं गुर्जरा। ये मास्की दोस्तों एक साथ है, मास्की इसमें अलग अलग नहीं है, वो मास्की एक साथ एवं गुर्जरा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 19वां, कौन से शासक ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी? कौन से शासक ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है भागभद्र, पुष्यमित्र, हेलियोडोरस, देवभूति। तो विदिशा में गरुड़ स्तंभ, दोस्तों इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, हेलियोडोरस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, हर तीसरे चौथे एग्जाम में ये रिपीट होने की संभावना रहती है। विदिशा में गरुड़ स्तंभ कौन बनाया? हेलियोडोरस, भागवत धर्म से संबंधित है। 20वां क्वेश्चन, वसुबंधु किसके दरबार का बौद्ध विद्वान था? वसुबंधु किसके दरबार का बौद्ध विद्वान था? दोस्तों ये बताइए, आप क्या है ऑप्शन?
क्या है आपके हिसाब से आंसर इसका? ठीक है दोस्तों, बताइए इसका ऑप्शन के आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। 20वां वसुबंधु किसके दरबार का बौद्ध विद्वान था? तो वो था समुद्रगुप्त। दोस्तों वसुबंधु को द्वितीय बौद्ध भी बोला जाता है, द्वितीय बुद्ध करके, ऐसा कई कई प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में ऐसा मान्यता है कि इनको द्वितीय बुद्ध भी बोला जाता है। तो वसुबंधु किसके दरबार के बौद्ध विद्वान थे? समुद्रगुप्त के, गुप्तकालीन थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का आपका टोटल लगभग इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। ये आपके न केवल एसआई के एग्ज़ाम में बल्कि सीजी, व्यापम, सीजीपीएससी या आपके और कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में ये का सब काम आएंगे। दोस्तों ये आपके लिए निःशुल्क मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ ला रहा हूँ। लगभग 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, सभी सिलेबस में, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे 1000 क्वेश्चन में कुछ छूट मत जाए। ताकि बेल नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो आपको वीडियो तुरंत अपडेट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।